हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से रस्तोगी कोचिंग में। तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 7 में अभ्यास हल में प्रश्न नंबर 11 आज जो है हल किया जाएगा। तो 1 से लेकर के 10 तक के सभी प्रश्नों को हल करके वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि आप उस भाग का वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जा कर के उस भाग का वीडियो आप देख सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 11 को जो है आज हल करके जो है बताया जाएगा और जो है आज जो है यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 11 है, चित्र 7.21 में एक श्रेणीबद्ध LCR परिपथ दिखलाया गया है जिसमें परिवर्तित आवृत्ति के 230 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा गया है और यहाँ L का मान जो है 5 हेनरी दिया गया है और C का मान जो है ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 80 है, क्या है 80 माइक्रोफैरड है और R का मान जो है 40 ओम दिया गया है और यहाँ एक परिपथ बना हुआ है और जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो पहला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि स्रोत की आवृत्ति निकालिए जो परिपथ में अनुनाद उत्पन्न करे और यहाँ पर B में पूछा गया कि परिपथ के प्रतिबाधा तथा अनुनादी आवृत्ति पर धारा का आयाम निकालिए। और तीसरा प्रश्न इसमें है, परिपथ के तीनों अवयवों के सिरों पर विभवपात के RMS मान को निकालिए और दिखलाइए कि अनुनादी आवृत्ति पर LC संयोग के सिरों पर विभवपात क्या है, 0 है। तो इसमें जो है 3 प्रश्न दिया गया है। अब तीनों प्रश्न को बारी बारी से जो है हल करके बताया जाएगा। तो यहाँ L बराबर क्या दिया गया था, 5 हेनरी दिया गया है और C का मान जो है 80 जो है माइक्रो, क्या है 80 माइक्रोफैरड है। तो इस माइक्रो को बदल दीजिए तो क्या हो जाएगा, C बराबर हो जाएगा 80 गुणे 10 के पावर -6 हो जाएगा और फैरड लिख देंगे। तो यहाँ पर माइक्रो को बदलना रहेगा तो याद रखिएगा 80 गुणे 10 के पावर क्या लिख सकते हैं, -6 घात लिख सकते हैं। चाहे तो अगर इसको 0 को हटा देंगे तो C का मान आ जाएगा 8 गुणे 10 के पावर -5 फैरड हो जाएगा। मतलब 80 में जो है यहाँ पे एक 0 था तो मतलब एक 0 की वजह से ये -5 घात हो जाएगा। -6 है तो क्या बन गया, -5 घात हो जाएगा। अब इसमें पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, पहला प्रश्न में जो है ओमेगा पूछा जा रहा है। ओमेगा बराबर क्या कर लेंगे, प्रश्नवाचक हो जाएगा। अब देखिए ओमेगा का सूत्र क्या होता है, तो ओमेगा का सूत्र आप सभी विद्यार्थी जानते हैं, बताया जा चुका है। ओमेगा बराबर होता है 1 बटा होता है और अंडर रूट में क्या होता है, अंडर रूट में जो है LC होता है। तो यहाँ पे सूत्र लिख लेंगे 1 बटा जो है अंडर रूट क्या हो गया, LC हो जाएगा। अब इस यहाँ पे जो है मान को जो है रख लेंगे, मान को रख करके इसको हल कर लेंगे। अब क्या हो जाएगा, ओमेगा बराबर हो जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे 1 बटा जो है L का मान क्या है, तो L का मान देख लीजिए ऊपर दिया है, L का मान 5 है तो यहाँ 5 लिख लेंगे, गुणे हो जाएगा। और यहाँ C का मान क्या है, तो C का मान जो है दिया गया है 8 गुणे 10 के पावर जो है -5 है। अब यहाँ पे आगे लिखेंगे ओमेगा बराबर हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा और अंडर रूट होने के बाद से जो है 8 बचे क्या हो जाएगा 40, 1 बटा जो है क्या होगा 40, अंडर रूट 40 गुणे 10 के पावर जो है -5 हो जाएगा। अब ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 बटा जो है अंडर रूट। अब यहाँ लिखेंगे अंडर रूट में जो है, अब यहाँ देखिए 40 का वर्गमूल तो होता नहीं है तो यहाँ क्या करेंगे 400, क्या करेंगे 400 गुणे 10 के पावर क्या कर लेंगे -6 कर लेंगे। अब ये 400 का वर्गमूल जो है निकल जाएगा। तो 400 का वर्गमूल क्या होता है, तो 400 का वर्गमूल होता है 1 बटा जो है 20 होता है और जो है 10 के पावर जो है यह -6 घात है, जो वर्गमूल निकलेगा तो -3 घात हो जाएगा। अब ये -3 घात जो है ऊपर चला जाएगा तो ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा 1 गुणे 10 के पावर 3 हो जाएगा, बटा हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे 20 हो जाएगा। अब यार 10 के पावर 3 घात को क्या कहते हैं, तो 10 के पावर 3 घात को 1000 कहते हैं। यहाँ लिखेंगे ओमेगा बराबर हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे 1000 हो जाएगा, बटा हो जाएगा और 20 से क्या करेंगे भाग कर देंगे। जब 20 से भाग करेंगे तो 20 बचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, मतलब 50। अब यहाँ लिखेंगे ओमेगा बराबर क्या हो गया, यहाँ पर 50 हो जाएगा। मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक जो होता है रेडियन प्रति सेकंड होता है। रेडियन प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं या रेडियन सेकंड का इन्वर्स भी लिखा जा सकता है। तो इसका मात्रक जो है ओमेगा का मान निकल गया। ओमेगा का मान कितना आया 50 रेडियन प्रति सेकंड।
तो पहला प्रश्न जो है आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में ज़रूर नोट कीजिए, जिससे आपको अच्छे से समझ में आता रहेगा। तो अब सीखेंगे इसका दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है, तो दूसरा प्रश्न भी देख लीजिए। लिखा है परिपथ की प्रतिबाधा तथा अनुनादी आवृत्ति का धारा का आयाम निकालिए। तो यहाँ प्रतिबाधा किससे दिखाते हैं, तो जेड से दिखाते हैं। किससे, जेड से दिखाया जाता है। और धारा को किससे दिखाएंगे, आई से दिखाया जाता है। और किस परिपथ में है, तो एलसीआर परिपथ में निकालना है। और वो भी क्या है, अनुनादी आवृत्ति पर। किस आवृत्ति पर, अनुनादी आवृत्ति पर जो है प्रतिबाधा को निकालना है। और किसका मान निकालना है, धारा का आयाम पर निकालना है। तो अनुनादी आवृत्ति क्या होता है वो भी बताया गया था कि एक्सएल और एक्ससी का मान अगर आपस में बराबर होता है तो इस स्थिति को अनुनादी स्थिति कहा जाता है। तो ये जितना मान जो निकला है, यल का मान, सी का मान और आर का मान, आप सभी विद्यार्थी इस मान को नोट किए, क्योंकि इसी मानों के सहायता से जो है दूसरा प्रश्न को हल किया जाएगा। तो अब यहाँ दूसरा प्रश्न लिख लेंगे। अब बी लिखेंगे। और बी में क्या पूछा जा रहा है, जेड बराबर जो है प्रश्नवाचक हो गया और आई बराबर जो है प्रश्नवाचक हो गया। इसमें दो प्रश्न पूछा जा रहा है। तो एल सी आर परिपथ है, तो एल सी आर परिपथ में जो है प्रतिबाधा का सूत्र आप लोग जानते हैं, बताया गया है। और सूत्र का निगमन भी बताया गया है। तो एल सी आर परिपथ में क्या होता है, प्रतिबाधा का सूत्र, तो जेड बराबर होता है अंडर रूट होता है, पढ़े होंगे क्या होता है, यक्स यल माइनस यक्स सी का क्या होता है, वर्ग होता है, प्लस होता है, और यहाँ क्या होता है, आर का वर्ग होता है। यह किनका सूत्र है, तो प्रतिबाधा का सूत्र है। किस परिपथ में, तो यल सी आर, देखिए यल सी आर परिपथ का यह प्रतिबाधा का सूत्र है। अब अनुनादी स्थिति में आप लोग जानते हैं, बताया गया होगा कि अनुनादी स्थिति कब होता है, अनुनाद की स्थिति, अनुनादी स्थिति में क्या होता है, तो अनुनादी स्थिति में जो है यक्सियल जो है किसके बराबर होता है, यक्सी के बराबर होता है। अब यहाँ यक्सियल को हटा दीजिए, उसके स्थान पर यक्सी लिख सकते हैं। तो जेड बराबर क्या होगा, अंडर रूट हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे यक्स सी माइनस यक्स सी का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, आर का वर्ग हो जाएगा। अब बताइए यक्स सी में से यक्सी को हटा दें तो क्या बनेगा, तो यक्स सी में से यक्स सी चला जाएगा तो जीरो का क्या हो जाएगा, वर्ग बनेगा, प्लस जो है आर का वर्ग हो जाएगा। जेड बराबर जो है जीरो छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, अंडर रूट जो है आर का वर्ग बचेगा। वर्ग से इसका करनी को हटा दीजिए, बचा आर। तो अब क्या होगा, जेड बराबर आर का मान कितना दिया गया था प्रश्न में, तो आर का मान जो है 40 दिया गया था। तो आर का मान जो है 40 ओम आ गया। तो ये किसका मान निकल गया, जेड का मान निकल गया। तो समझ में आ गया होगा कि दूसरा प्रश्न में जो है जेड की गणना करना था, तो जेड का मान जो है 40 ओम हो जाएगा। और यह किस स्थिति में लिखे हैं, अनुनाद की स्थिति में जो है यक्सएल और यक्सी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे, अब जेड का सूत्र होता है, पढ़े होंगे, जेड बराबर होता है भी जीरो होता है बटा क्या होता है, आई जीरो होता है। क्या होता है, आई जीरो होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब आई जीरो को जो है यहाँ पे क्या करेंगे, आई जीरो को अब यहाँ पे ला देंगे, यहाँ पर क्या, यहाँ पे जेड के जगह पर। और आई जीरो का नाम क्या है, याद रखिएगा, शिखर मान है। और इसमें देखिए आई जीरो यहाँ लिखिएगा, आई जीरो का मान पूछा जा रहा है। अब आई जीरो को यहाँ कर देंगे, अब आई जीरो यहाँ पर आ जाएगा, बराबर क्या होगा, भी जीरो बटा क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। तो अब आई जीरो का सूत्र बन चुका, भी जीरो बटा क्या हो गया, जेड हो गया। अब यहाँ पर जो है भी आर एम एस बराबर पढ़ाई बताया गया है, भी आर एम एस का सूत्र होता है, यह भी पढ़ चुके होंगे आप लोग। भी आर एम एस का सूत्र होता है भी जीरो बटा क्या होता है, करनी में 2 होता है। अब यहाँ इसको गुणा कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर भी जीरो बराबर हो जाएगा, करनी में 2 होगा, और क्या बनेगा, भी आर एम एस हो जाएगा। यहाँ किसका मान निकल गया, तो भी जीरो का मान निकल गया, कितना, करनी में 2, भी आर एम एस निकल गया। अब यहाँ पे चुकी लिख लीजिएगा, भी आर एम एस का सूत्र होता है, और यहाँ भी जीरो का मान निकाल लिया गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई जीरो हो जाएगा, बराबर भी जीरो को हटा दीजिए, उसके स्थान पे क्या लिखेंगे, करनी में 2 लिख सकते हैं, और क्या भी आर एम एस लिख सकते हैं, बटा हो जाएगा, नीचे क्या होगा, जेड हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा। एक एक लाइन को आप लोग अच्छे से समझिए, क्योंकि इसमें 2 प्रश्न पूछा गया था। तो पहला प्रश्न जेड का मान गणना करना था, तो जेड का मान 40 आ गया। अब आई जीरो का मान गणना करना है, तो अब यहाँ मान को रख लेंगे। तो आई जीरो बराबर करनी में क्या है, 2 है, और भी आर एम एस का मान जो है प्रश्न में जो है दिया गया है, करनी 2 को यहाँ नोट कर लेंगे। और भी आर एम एस का मान कितना दिया गया है, तो 230 प्रश्न में देख लीजिएगा, 230 वोल्ट दिया गया था। प्रश्न में क्या है, 230 वोल्ट दिया गया है। और जेड का मान यहाँ देख लीजिए कितना निकला है, 40 निकला है। अब यहाँ लिख लेंगे 40।
अब चाहे तो यहाँ से इसको 0 से 0 को काट सकते हैं, 0 0 कट जाएगा। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर I0 बराबर बचा क्या, करनी में 2, करनी 2 गुणे जो है 23 बटा क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पे करनी 2 का मान रख लीजिए। करनी 2 का मान जो है क्या होता है, करनी 2 का मान 1.44 होता है, 1.414 होता है, 1.414 होता है। और यहाँ क्या लिखेंगे 23 हो जाएगा, बट्टा हो जाएगा और क्या हो जाएगा 4। ये किसका मान है, करनी 2 का मान 1.414 होता है। अब ये 23 में जो है इसका गुणा जब कर लेंगे, गुणा करने के बाद से जो है और किससे भाग करेंगे, 4 से जो है ये भाग करेंगे। तो गुणा करके भाग देंगे, या आप 4 से जो है 23 को काट दीजिए, 4 से 23 काटेंगे तो 5 जो है 7 5 बार में जाएगा। अब ये 5.75 के गुणा जो है 1.414 में कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, I0 बराबर जो गुणा करके चेक कर लीजिएगा 8.13 एम्पियर आ जाएगा। तो इसमें प्रश्न नंबर 2 में जो है 2 प्रश्न दिया गया था। बी वाला में I0 का मान गणना करना था और Z का मान की गणना करना था। अब तीसरा प्रश्न जो है इसमें बाकी है, तो तीसरा प्रश्न क्या है, अब तीसरा प्रश्न को भी समझ लेते हैं। तो तीसरा प्रश्न में है VL माइनस जो है VC बराबर 0 सिद्ध करना है। अब इसको सिद्ध करना है। तीसरा प्रश्न में जो दिया गया है कि VL जो है माइनस जो है VC को लाना है क्या, 0 लाना है। तो अब ये कैसे लाया जाएगा, अब एक एक लाइन को इसको अच्छे से समझिएगा। तो अनुनाद की स्थिति में जो है इनकी गणना करना है कि VL माइनस VC 0 लाना है। कैसे आएगा, तो पहले यहाँ लिखेंगे अनुनाद की स्थिति। थोड़ा सा सवाल बड़ा है लेकिन बहुत ही आसान है। तो यहाँ लिख लेंगे अनुनाद की स्थिति, और अनुनाद की स्थिति में क्या लिखना है यहाँ पर कि जो है एक्सएल किसके बराबर होता है, तो एक्सएल जो है ओमेगा एल के बराबर होता है बताया गया है। और ओमेगा का मान निकाला गया है, ओमेगा का मान कितना निकला था 50, और एल का मान कितना दिया गया था 5। और यहाँ 50 में जब 5 के गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 250, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। अब एक्सी का सूत्र क्या होता है, तो एक्ससी का जो सूत्र जो है 250 ही होगा, क्योंकि अनुनाद की स्थिति में दोनों मान आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्योंकि एक्सएल का मान और एक्सी का मान आपस में कब बराबर होता है, अनुनाद की स्थिति में दोनों मान आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। याद रखिएगा, एक्सएल और एक्सी दोनों मान आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। किस स्थिति में, अनुनाद की स्थिति में। अब यहाँ पर अगर VL का मान निकालेंगे, VL माइनस VC मान निकालना है, तो VL का सूत्र क्या बनेगा, तो VL का सूत्र बनेगा IRMS गुणे जो है क्या बनेगा यहाँ पर एक्सएल, क्या बनेगा एक्सएल माइनस, और यहाँ क्या बनेगा IRMS गुणे क्या बनेगा यहाँ पर एक्सी। ध्यान दीजिएगा एक्सी जो है, अब यहाँ पर VL का सूत्र है धारा गुणे प्रतिरोध। धारा गुणे क्या होता है, प्रतिरोध, और यहाँ माइनस है तो माइनस कर लेंगे, फिर धारा गुणे प्रतिरोध। लेकिन ये प्रतिरोध जो है C के लिए है, और यह प्रतिरोध जो है एक्सएल जो है किसके लिए है, EL के लिए है। अब इसमें दोनों में से कॉमन देख लीजिए क्या दिखाई दे रहा है, तो IRMS कॉमन दिखाई दे रहा है। अब दोनों में से जब कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा क्या, तो अंदर बचेगा एक्सएल माइनस जो है एक्सी बचेगा। अब बराबर क्या लिखेंगे, IRMS हो जाएगा, और यहाँ पर जो है एक्सएल का मान क्या है, तो 250 है, और एक्सी का मान जो है 250 है। अब 250 से 250 को घटा दीजिए तो क्या बनेगा, IRMS गुणे जो है 0 हो गया। 0 में जब गुणा करेंगे तो पूरा मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यह जो है VL माइनस VC का मान क्या आ गया, 0, क्योंकि इसमें सिद्ध करना था 0, तो 0 जो है आ गया। तो इसे आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिए। जहाँ भी आपको समझ में नहीं आया होगा वहाँ पे आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा। बस यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक्सएल और एक्सी का मान बराबर, जितना एक्सएल होगा उतना ही क्या होगा, एक्सी होगा। क्यों, क्योंकि अनुनाद की स्थिति में दोनों मान आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यह हो गया चैप्टर आज जो है समाप्त। कल जो है नया चैप्टर को चालू किया जाएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए, और चैनल को जो है सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिए, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।